एंड अकाउंटिंग। तो बेटा इस पहले चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या है, क्या तमाम एक्टिविटीज बिजनेस कहलाती हैं, या उन एक्टिविटीज में कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस एग्जिस्ट करें तो वो बिजनेस कहलाएगा। और अगर बिजनेस है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हमने करना है। जो हमारे अखराजात होंगे, एक्सपेंसेस जिनको हम कहते हैं, जो हमारी आमदन होगी, इनकम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो फिर उस इनकम और एक्सपेंस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एक बात तो बेटा आप सबको आइडिया है, तो मैं आपको जरा थोड़ा साथ मिलाता भी हूं और आप भी साथ साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा कि एक वर्ड है प्रॉफिट। ठीक है, एक वर्ड है प्रॉफिट, और इसके कंपैरिजन के लिए हम दो चीजें जो है वो देखते हैं। एक को हम कहते हैं इनकम और एक को हम कहते हैं एक्सपेंस। तो आप में से ग्रुप में मुझे शाबाश कौन बताएगा कि प्रॉफिट के लिए इनकम यानी कि ए और एक्सपेंसेस बी, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होगा? कौन सी चीज ज्यादा हो तो हमें? अच्छा बेटा, अगर इनकम हमारे पास 700 है और एक्सपेंस हमारे पास 800 है, तो हमें प्रॉफिट होगा बेटा या लॉस? हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? हम बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस की, और हमने कहा कि दो चीजें हैं, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। इनकम ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज्यादा हो तो लॉस होगा। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ होगा मैथ के अंदर कि अगर इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हो जाएं तो फिर आप कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। वहां शायद आप इसे इक्विलिब्रियम पढ़कर आए थे, ऐसा ही है क्यूएम के अंदर, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप कहते थे कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन के ऊपर है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, और उसमें बिजनेस की बात कर रहे थे बेटा। तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट या लॉस होता है जो इनकम और एक्सपेंस से डिटरमिन होता है। तो हमें अकाउंटिंग बताएगी कि कौन सी चीजें इनकम है और कौन सी चीजें एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ताकि हम डिटरमिन कर सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। क्योंकि अगर तो हमें प्रॉफिट हुआ है रिकंसीडर करेंगे कि शुड वी कंटिन्यू द बिजनेस और कोई हमको दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करें। ओके, क्या बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट को देखा जाता है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है बेटा? क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है? फाइनेंशियल पोजीशन, कब फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी और कब फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी? ठीक है, मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, और अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन है, रिड्यूस हो रही है, तो फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी। अच्छा, हम नेचुरल वे में अगर बात करें तो अकाउंटिंग से हटके हम कहते हैं जिस पर्सन के पास अपना मकान है, ठीक है, हाउस, उसका अपना व्हीकल है या उसके पास कोई लैंड है, ठीक है, जिसके ऊपर वो एक्टिविटीज कर रहा है, हम कहते हैं यार बड़ा मालदार बंदा है। ठीक है, जिसका बैंक बैलेंस हो, ठीक है, बैंक बैलेंस हो, हम कहते हैं यार ये बड़ा मालदार बंदा, पैसे वाला बंदा है। ऐसा ही है ना? तो क्या बेटा इन वर्ड्स को मैं इंग्लिश का एक वर्ड यूज करने लगा हूं, आप बताइएगा कि क्या मैं कहता हूं कि हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि ये इस बंदे के क्या हैं? एसेट्स हैं। ये इस बंदे के एसेट्स हैं, बैंक से ये चीजें जो है खरीद सकता है, जमीन इसकी रिसोर्सेज हैं, मकान इसका अपना है, गाड़ी इसकी अपनी है, ये इसके एसेट्स हैं। ठीक है बेटा, ये है पर्सन ए, मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा ये है पर्सन ए। ऑन द अदर हैंड बेटा मैं एक पर्सन बी बनाता हूं, पर्सन बी, उसका अपना घर नहीं है, उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, और उसका अपना व्हीकल भी नहीं है और उसने रेंट पे कोई व्हीकल लिया हुआ है, और उसके पास बेटा कोई लैंड वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा मुझे ये बताएं पर्सन ए और पर्सन बी, इन दोनों में से
पर्सन ए और पर्सन बी दोनों में से किसकी बेटा फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है? पर्सन ए और बेटा, तो ये जो लोन है, ये लोन पर्सन बी का एसेट है या ये पैसे उसने वापस करने हैं जिससे लोन लिया है? रिटर्न करने हैं, ये उसने पैसे वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं लोन जो है। तो बेटा जो चीज किसी को वापस करनी हो, रिटर्न करनी हो, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं टेक्निकली, ये ब्लू में लिख रहा हूं कि वो उसकी लायबिलिटी है, वो उसकी लायबिलिटी है, मैं कह सकता हूं कि उसकी लायबिलिटी है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो चीजें सीखी कि एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज। तो बेटा मुझे जरा ये बताएं कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होने के लिए, मुझे पता लगे कि किन बच्चों को एसेट और लायबिलिटी की सही समझ आई है। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होने के लिए एसेट्स ज्यादा होने चाहिए या लायबिलिटीज? एसेट ज्यादा हो तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, अगर लायबिलिटी ज्यादा हो तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी। ओके, दो चीजें हमने पढ़ी, प्रॉफिट के लिए इनकम ज्यादा हो और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एसेट ज्यादा हो। बेटा तीसरी चीज और पढ़ लेते हैं यहां पे, और वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी से। तो जरा मुझे बताइएगा प्रॉफिटेबिलिटी किससे आती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है प्रॉफिटेबिलिटी से। प्रॉफिटेबिलिटी बेटा किन दो चीजों से पता लगती है? हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट किन दो चीजों से पता लगता है? शाबाश, इनकम और एक्सपेंसेस। गुड, इनकम और एक्सपेंसेस। तो बेटा मुझे बताएं, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, आज के लिए अभी सिर्फ दो चीजें हमने याद रखनी है। ठीक है, दो चीजें हमने याद रखनी है, और वो दो चीजें बेटा क्या हैं? एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और दूसरी बेटा क्या चीज है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये पता लगती है प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी से पता लगती है, और जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वो आपको एसेट या लायबिलिटी से पता लगती है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी से पता लगती है। हाँ जी, यहां तक ये बात याद रहेगी। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे असेस करते हैं, तो आप कहेगा उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। कोई आपसे पूछेगा फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करते हैं, तो आप कहेंगे उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब बेटा इन चीजों को हम इनडायरेक्टली भी देखते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर किसी कंपनी की इनकम ज्यादा है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही होगी। अगर किसी कंपनी की इनकम बढ़ रही है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही होगी। अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो रही होगी। बस बेटा काफी इतना। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये बेटा हम इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे सारा चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, और बिजनेस की हम यहाँ टाइप्स भी देखेंगे कि ये कंपनी क्या होती है, ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं, आपने अक्सर गौर किया होगा कि हमारे गली मोहल्लों में भी कुछ दुकानें होती हैं, ठीक है ना, ग्रोसरी की, बार्बर की, छोटी मोटी दुकानें हैं। ठीक है, उसमें उसको हम वन मैन शो भी कहते हैं। वन मैन शो इसलिए कहते हैं
कि उसमें एक ही पर्सन होता है, वही ऑनर होता है, वही बिजनेस रन कर रहा होता है। तो बेटा मुझे बताएंगे कि ये जो 3 ऑप्शन मैंने जो आपको बताई हैं, लाइक एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। दूसरा है बेटा पार्टनरशिप, और तीसरा है बेटा कंपनी, ठीक है। आपने मुझे बताना है ए, बी और सी में से कि वो जो हमारे गली मोहल्लों में दुकान होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है या कंपनी। वेरी गुड, शाबाश। देखिए आपको चीजें पता है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप देखिएगा आपको ये सब चीजें पता हैं। अच्छा बेटा, अगर वो पर्सन का कारोबार बढ़ जाए और वो सोचे कि यार मैं अपने किसी साथी को भी साथ मिलाऊं, जैसा कि सीए के अच्छे बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कि हम बड़े होकर फर्म बनाएंगे, इंशाल्लाह मिलके एक फर्म बनाएंगे, तो बेटा वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या पार्टनरशिप होगी। बी, वेरी गुड, वो होगी पार्टनरशिप। इसका मतलब है कम से कम 2 लोग हों तो पार्टनरशिप बनेगी। और अगर अल्लाह पाक ने आपके बिजनेस में बहुत बरकत डाली और आप नेशनल लेवल पर और मल्टी नेशनल लेवल पे कारोबार करना चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह फिर आप लोग क्या बनाएंगे बड़े होके, कंपनी। वेरी गुड। तो ये हम पढ़ेंगे बिजनेस में, ये बिजनेस में पढ़ेंगे कि बिजनेस की टाइप क्या होती है और बिजनेस किस लेवल पे स्टार्ट होता है, और हर टाइप कौन सी है। हर टाइप हमारे पास सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कि ये लोग अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे देखते हैं, ठीक है। ये लोग अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे देखते हैं, तो ये सब चीजें हमें कौन बताएगा। यस, ये हमें बताएगी अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमें अकाउंटिंग बताएगी। पहला चैप्टर बेटा, मुझे उम्मीद है कि पहले चैप्टर का स्केच आपके माइंड में बन चुका होगा। बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस की टाइप क्या होती है, बिजनेस किस लेवल पे किया जाता है, और हर बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके एसेट्स लायबिलिटीज कैसे डिटरमिन करने हैं, ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। ओके हो गया जी। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो हम सिर्फ हर चैप्टर में हल्का हल्का सा नॉक करके देख रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग में है क्या। आज आपको पता लग जाए कि हमने अकाउंटिंग में इस सेशन में क्या पढ़ना है, ताकि उसी के मुताबिक आप अपनी प्लानिंग करें। अच्छा, दूसरी बात बेटा, आज ही ना आप लोग ने ये उर्दू बाजार से या कोई भी आपके नियरेस्ट बुक शॉप है तो रजिस्टर, जो बड़े वाले रजिस्टर होते हैं ना, वो ले लें, या ओपन अगर आपको पेपर वो किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से मिलते हैं, वो सस्ते भी पड़ेंगे, वो ले लें। काम हमने बहुत करना है और इतना काम करना है हमने कि इंशाल्लाह जब हम क्वालिफाई कर लें तो जब जॉब हमारी स्टार्ट होगी ना तो फिर इंशाल्लाह कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास टेलीफोन का सेट रिसीवर होगा और आप उसी के ऊपर सबको बता रहे होंगे कि क्या काम करना है। सारी उम्र फिर आपने इंशाल्लाह काम करवाना है, ठीक है। तो अभी काम कर लें, बाद में काम नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे ये 2 साल में काम नहीं करेंगे वो अगले 20-30 साल काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस कि ये 2-3 सालों में काम करना है या अगले 20-30 सालों में काम करना है। एनीवेज, अगला हमारा बेटा चैप्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेटा, फाइनेंशियल के वर्ड को काट देते हैं तो अगला वर्ड क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना। अच्छा बेटा, एक चीज आपने जहन में रखनी है, हमने जब भी अकाउंटिंग पढ़नी है तो अपने आप को एक अकाउंटेंट के तौर पे देखना है, अपने आप को एक अकाउंटेंट के तौर पे देखना है। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल पे। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, FAR 1 में जाएंगे तो आप मैनेजर बन जाएंगे, FAR 2 में जाएंगे तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, और फिर आगे तो फिर आप कंपनी के जो है वो सी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां बना रहे होंगे। तो अभी हमारा जो रोल है, बेसिक रोल है, वो अकाउंटेंट का है। तो बेटा अकाउंटेंट बेसिकली चीजों को क्या करता है, वो मैं ये कह लूं, ये वर्ड आपको समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग बेसिकली बुक कीपिंग कर रहा होता है, चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो कुछ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि ये जो अकाउंटेंट जो है वो चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, अपने पास मेंटेन कर रहा है, ये अपने लिए कर रहा है या बिजनेस के ऑनर के लिए कर रहा है? ये शाबाश बताएं, ये रिकॉर्डिंग अपने लिए कर रहा है
या बिजनेस के ऑनर के लिए कर रहा है? ऑनर के लिए कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, सब इस बात को एग्री करते हैं, ऑनर के लिए कर रहा है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताइएगा कि अगर ये बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करेगा, और रिपोर्ट वही दो चीजें करेगा, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन। बिल्कुल ठीक है जनाब, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटा ये जो रिपोर्ट करेगा उसको कॉल करके कहेगा या उसको फोन पे बता देगा, मैसेज कर देगा, या कुछ स्टेटमेंट्स बना के प्रॉपरली प्रोफेशनली जो है वो उसको बताएगा। यानी कि आपने बीसी में भी पढ़ा होगा कि जब कम्युनिकेशन होती है तो लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाएगा कि जनाब ये आपका बिजनेस था। तो अकाउंटिंग में बेटा वो जो हम रिपोर्ट है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ये जो बुक कीपिंग होती है, जो अकाउंटेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके ऑनर को रिपोर्ट करता है अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आपको थोड़ा सा अकाउंटेंट का छोटा सा रोल भी पता लग गया होगा, इन्वेस्टर, ओके। फिर आया जी हमारे पास शेयर होल्डर, ओके। अच्छा एक आंसर आया कि मैनेजमेंट। अच्छा अगर मैं आपको एक वर्ड बता देता हूं, ठीक है, एक वर्ड बता देता हूं, वो आपने एक लाइन बता देता हूं आपको, चलो जो लायरब ने भी वो बात कर दी है, एक लाइन बताता हूं आपको। हर वो शख्स जिसका कंपनी में स्टेक हो, हर वो शख्स जिसका कंपनी में इंटरेस्ट हो, तो वो स्टेक होल्डर कहलाता है, यूजर कहलाता है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड में हमने स्टेक होल्डर कर दिया, ठीक है। तो बिजनेस में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, इसका मतलब है अब तो लंबी लिस्ट बन जाएगी, फिर तो एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर्स होंगे, ऐसे। फिर तो जो मार्केट में गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी स्टेक होल्डर्स है। फिर तो जो सप्लायर हैं, ठीक है, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। फिर तो जो कस्टमर हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। फिर तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब सब लोग बेटा तवज्जो दीजिएगा, इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं और उसकी बेस पे उनको जो है वो डिसीजन लेना होता है। इसका मतलब है ये भी स्टेक होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर ने देखना होता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ठीक, वरना हम इसके शेयर बेच के किसी और कंपनी में चले जाएं। मैनेजमेंट में देखना होता है कि अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बेहतर हो रही है तो हम कंपनी को ग्रोथ करें, वरना कंपनी खत्म कर दें। एम्प्लॉइज ने देखना होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो हमें टाइम पे सैलरीज मिल रही होंगी, ठीक है, बोनस मिलेगा। गवर्नमेंट देख रही होती है, गवर्नमेंट देख रही होती है कि अगर इस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो हम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और भी बहुत से पर्पस होंगे, हम इस तरह वन बाय वन एक शॉर्ट वे में समराइज कर रहे हैं। सप्लायर, सप्लायर बेटा सप्लायर कौन होते हैं, जो हमें चीजें देते हैं या जिनको हम चीजें देते हैं, जिनको हम चीजें सेल करते हैं या जिनसे हम चीजें बाय करते हैं। Who are the suppliers? सप्लायर्स कौन होते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं या जिनको हम सेल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जिनसे हम चीजें बाय करते हैं वो सप्लायर होते हैं। तो बेटा फिर जिनको हम चीजें सेल करते हैं वो कौन होते हैं, नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वो है कस्टमर। तो सप्लायर देख रहे होते हैं कि ये कंपनी कैसे चल रही है, इनको हम कितना मटेरियल दें, और साथ ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहे होते हैं कि आया ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये हमें टाइम पे पैसे पे कर देगा, आया हम इनको उधार भी सेल कर सकते हैं,
एंड सो ऑन। कस्टमर देखते हैं कि भाई इस कंपनी की क्वालिटी क्या है, इस कंपनी की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, और ये पैसा कमा के कहां लेके जा रही है, क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं कर रहे, इनकी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी क्या है। तो वो कंपनी को देख के, बिजनेस को देख के कस्टमर जो है, और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी देखते हैं, क्या ये चीजें टाइम पे ले आते हैं, एंड सो ऑन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये देखते हैं कि अगर कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत है, लाइक किसी कंपनी को लोन वगैरह चाहिए, तो वो उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को बेटा देखते हैं। जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी उसको लोन भी ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी बातें जो हमने देखी हैं, काम की बात नोट कीजिएगा बेटा, ये सारे स्टेक होल्डर जो हमने देखे हैं, ये अपनी जो बातें हमने डिस्कस की, ये किन चीजों से इसका आइडिया लगाते हैं, जिन चीजों से इसका आइडिया लगाते हैं बेटा उनको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तमाम स्टेक होल्डर्स रिव्यू करते हैं और उससे अपने अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि स्टेक होल्डर्स को यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज इट ओके? स्टेक होल्डर्स को यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। डन हो गया जी। चलें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने बेटा देख लिया कि किन किन चीजों से जो है वो बेसिकली हम जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चैप्टर नंबर 2 में। ओके बेटा, अब है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है अकाउंटिंग इक्वेशन। A short while ago we have discussed the classification of business in 3 forms. कौन कौन सी 3 फॉर्म में थी? एक था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था पार्टनरशिप, और तीसरा थी हमारे पास कंपनी। बेटा इनमें से सबसे छोटे लेवल पे, सबसे स्मॉल स्केल पे हमारा जो बिजनेस चलता था उसको हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे, वन मैन शो कहते थे। ठीक है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे। बेटा ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, इसको कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है या डेली का रूटीन का इसकी इंफॉर्मेशन होती है? तो ये जो सोल प्रोप्राइटर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है ना बेटा, वो समझ लें कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन से भी हेल्प ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, वो हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो बेसिक फॉर्मेट होगा और वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, पार्टनरशिप और कंपनी जो है वो देखेंगे किस लेवल पे बनाती हैं। तो सोल प्रोप्राइटर के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए। इक्वेशन का मतलब है बेटा को 2 साइड्स होंगी और इन 2 साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ये हम जाके इसके चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि कौन सी 2 चीजें हमेशा बराबर होती हैं। ओके बेटा, क्या काम था अकाउंटेंट का? अब चैप्टर का नेम ही आपको बता रहा है और आपको समझ आ रही होगी। अकाउंटेंट का काम था बुक कीपिंग। ठीक है, क्या काम करता था? अकाउंटेंट काम करता था बुक कीपिंग का, ऐसे ना जी, बुक कीपिंग का। तो बेटा इसमें इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डबल एंट्री अकाउंटिंग में 2 चीजें आपके साथ चलती रहनी है जब तक आपकी सांसों में सांस है, आपकी बॉडी में सांस है, आप जिंदा हैं। तो ये 2 चीजें बेटा आपके साथ चलती रहेंगी। कोई बच्चा बताएगा अकाउंटिंग के बारे में 2 चीजें क्या मशहूर हैं? अकाउंटिंग के बारे में 2 चीजें क्या मशहूर हैं? एक है बेटा डेबिट और एक है बेटा क्रेडिट। ठीक है, तो हम जब भी कोई रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करेंगे तो बेटा टेक्निकली स्पीकिंग हम डबल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है,
डबल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे, डबल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो बेटा जो डबल एंट्री है उसमें एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। डीआर किसे कहते हैं बेटा? डेबिट को, ठीक है, और सीआर किसे कहते हैं? क्रेडिट को। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि डेबिट में तो आर आता ही नहीं है, तो वैसे डेबिट क्यों कहा गया? तो बेटा डीआर स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है, सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग में ये डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये जाके और कैसे हमने इनको रिकॉर्डिंग करनी है, इसके लिए बेटा हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4, डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। अच्छा, जब आप बुक कीपिंग करेंगे, ठीक है, जब बेटा आप बुक कीपिंग करेंगे तो कुछ बुक्स आपको चाहिए होंगी, ऐसे ही है ना? लाइक अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हम कहते हैं हायर लेवल है मैट्रिकुलेशन और बिल्कुल बेसिक है प्रेप की क्लास। तो बेटा प्रेप में जो बुक्स हैं वो मैट्रिक वाला पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। लेकिन मैट्रिक में जो बुक्स हैं वो प्रेप वाला पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसका लेवल हाई है, बहुत ज्यादा लेवल हाई है उन बुक्स का। इसका मतलब है कि कुछ स्टेजेस होंगे, कुछ इनिशियल बुक्स होंगी, फिर उससे आगे उनकी समरी बनेगी, फिर उनके रिजल्ट बनेंगे। आप में से लोगों को पता है ना कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टॉप लेवल पे जाती है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टॉप लेवल पे जाती है तो वो बढ़ती जाती है या समराइज होती जाती है? पहले ये बताएं जी। नुमान अभी ऐड कर लेते हैं जवाब को जी। बाकी लोग बताएं कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अपवर्ड जाती है, अपवर्ड इंफॉर्मेशन जब जाती है बेटा, ठीक है, अपवर्ड इंफॉर्मेशन जाती है, तो आपने ये बिजनेस कम्युनिकेशन में शायद पढ़ा होगा, तो इंफॉर्मेशन फैलती जाती है या समराइज होती जाती है, शॉर्ट होती जाती है? बताएं शाबाश। जी एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर लेवल के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। तो बेटा इसी तरह बुक कीपिंग के भी लेवल हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम परचेज किया तो हो सकता है आपके पास कोई इनवॉइस हो, कोई बिल हो, ऐसा ही है ना बेटा? आपके पास जब भी कोई चीज परचेज करते हैं, कोई इनवॉइस, कोई रिसीट या कोई बिल होता है, ऐसे ये एक बेसिकली एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि ये जो इनवॉइस है, ये रिसीट है, ये बिल है, ये किसी जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तो मैं कह सकता हूं कि इसे टेक्निकली अकाउंटिंग में कहते हैं कि ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या परचेज किया, हमने कहा ये परचेज किया, ठीक है, तो कितने का परचेज किया? हम कहते हैं हमने 15,000 का परचेज किया। तो कहते हैं अच्छा आपके पास क्या प्रूफ है? तो आप कहें ये देखिए हमारे पास इनवॉइस है, रिसीट है, बिल है। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? किसी भी हमने जो परचेज सेल की हो उसका जो एविडेंस होता है वो इनवॉइस, रिसीट या बिल को कहते हैं। उससे पता लगता है क्या चीज परचेज की, कितने की परचेज की। अच्छा बेटा एक और चीज मैं अब यहाँ आपको सिखा दूं, क्योंकि माहौल बन गया, आपको ये बात इतनी समझ आ जाएगी। जब हम लेन देन करते हैं ना, कोई चीज खरीदने जाते हैं या दुकानदार कोई चीज बेचता है और हम कोई चीज खरीदते हैं, तो अकाउंटिंग में बेटा इसे कहते हैं, टेक्निकली कहते हैं अकाउंटिंग में कि यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जो बात लिखने जा रहा हूं बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कि बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस है वो क्या कहलाता है? इनवॉइस, रिसीट या बिल। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? किसी भी ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस है वो इनवॉइस, रिसीट और बिल है। और उससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रांजैक्शन को हम जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम हेल्प किससे ले रहे होते हैं? जी इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट से हेल्प ले रहे होते हैं,
ठीक है, इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट से हेल्प ले रहे होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास इनवॉइस, रिसीट या बिल का होना लाजमी है। ऐसी है बेटा, हमारे पास इनवॉइस, रिसीट और बिल का होना लाजमी है। और हम बुक्स को जब रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हमारे चैप्टर का नाम क्या बन गया, फोर्थ का डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। और उसके बाद बेटा चैप्टर है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बेटा कहते हैं कि जिन किताबों में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, पहला प्राइम एंट्री, फर्स्ट टाइम जहां रिकॉर्डिंग होती है उसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। वो कौन कौन सी बुक्स होती हैं जिनमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है? तो अभी सिर्फ आप उसका एक छोटा सा नाम याद रखिएगा, उसे बोलते हैं जनरल जर्नल। ठीक है, GENERAL जनरल और JOURNAL जर्नल। इसको प्यार से डे बुक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आज आपको ये याद होना चाहिए बेटा। कल मैं पहले आपसे सुनूंगा नाम लेके, तौसीफ से, शाह साहब से, फहीम से, बिलाल से, नोमान से, ठीक है, वलीद से, हसन से, हमजा से, ठीक है, सबसे मैं जो है ये पूछूंगा। और ये हुसैन साहब हैं कोई, इनका पूरा नाम जो है वो नहीं आ रहा। एनीवेज चलें, तो जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में बेटा जरा मुझे टाइप करके सारे बताएं ताकि मुझे पता लग जाए आप तक ये मैसेज चला गया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को एक तो कहते हैं जर्नल, और इसी का बेटा दूसरा नाम क्या है? बेशक शॉर्ट कर दें, डी भी लिख दें, बेशक पार्टिसिपेट दू करें, शाबाश। डे बुक, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल को भी कहते हैं और डे बुक को भी कहते हैं। ये वो बुक्स हैं जिनमें अकाउंटेंट फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। प्राइमरीली जहां पर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है उसको जर्नल कहते हैं। नाम उसका क्या है? जर्नल, और उसका दूसरा नाम है डे बुक। ओके जी, ओके जी, डन हो गया जनाब। अब हमने बुक्स का बेसिकली देख लिया बेटा। यहां तक जो चैप्टर नंबर 5 था, तो इसको मैं यहाँ पे बेसिकली समझ लें कि इसको सेपरेटर लगा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 5 तक बेटा हमने अकाउंटिंग को समझना है और अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग के बारे में देखना है। ठीक है, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग के बारे में बेटा हमने देखना होगा। ओके, अब अगले चैप्टर्स क्या हैं? अगले चैप्टर बेटा बिजनेस में पेश आने वाले मामलात हैं। ठीक है, बिजनेस में पेश आने वाले मामलात हैं, और वो मामलात कौन कौन से होते हैं? तो बेटा चैप्टर का नाम पढ़ते जाते हैं और ये साथ साथ सीखते जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 में बेटा लिखा हुआ है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अच्छा बेटा मुझे बताइएगा ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन लेन देन जिसे हम कहते हैं टेक्निकली, ये ट्रांजैक्शन हमेशा कैश पे होती है या उधार भी हो सकती है? ट्रांजैक्शन कैश पे होती है, उधार भी, या बोथ? बोथ, वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूं ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, एक कैश और दूसरी क्रेडिट। आप लोगों का कोई अगर मोबाइल आप लोगों ने सेल करना हो तो आपकी दिली ख्वाहिश क्या होगी कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन करें अपने दोस्त के साथ?
कैश, जिगरी दोस्त वाली बात नहीं करनी बेटा कि और मेरा जिगरी दोस्त है इसके ऊपर तो जनाब वाला पैसे कुर्बान, जिंदगी कुर्बान, मेरा यार, ना 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 ना, अब प्रोफेशनल बने। कैश ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ठीक है जी, कैश ट्रांजैक्शन करनी है आपने, वेरी गुड। और अगर आपका जरा जिगरी दोस्त हो तो आप उसको क्या ऑप्शन दे सकते हैं, अच्छा यार पैसे नहीं है कोई बात नहीं, यार है ना तेरा, ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो मैं हूं ना, तो आप उसको कौन सी ऑप्शन दे सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की भी, ठीक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की भी। अच्छा बेटा इन दोनों में से खतरा किसमें होता है, खतरा किसमें होता है जिसकी वजह से आप फौरन कैश की तरफ गए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। दोस्ती खराब कर दी यार ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करके, हैं दोबारा चेहरा नहीं दिखाया, रोज डबल मास्क पहन लिया, पता ही ना लगे, आके सलाम करके चला गया, हमें पता भी नहीं चला। अच्छा बेटा मैं कह सकता हूं कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसमें ट्रांजैक्शन के बाद रिलेशनशिप खत्म नहीं होता बल्कि रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, ऐसे ही ना, रोज आप उसे तकते हैं कि वो आएगा पैसे लेकर आएगा और हम चीजें मजीद खरीदेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फर्दर रिलेशनशिप बिल्ड होता है और आपका वो क्रेडिट कस्टमर बन जाता है, ठीक है कस्टमर बन जाता है। बेटा आपने इसको पैसे पे करने हैं या इससे पैसे रिसीव करने हैं, इस क्रेडिट कस्टमर को पैसे पे करने हैं या इससे रिसीव करने हैं, वेल डन, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, रिसीव करने हैं, रिसीव करने हैं। तो बेटा अकाउंटिंग में जिस पर्सन से पैसे रिसीव करने हो बिलाल तौसीफ, शाबाश, उसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है अकाउंट रिसीवेबल। और कुछ बुक्स में इसको डेटर भी कहा जाता है, ठीक है कुछ बुक्स में इसको डेटर भी कहा जाता है, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब बेटा अगर ये कल को आगे पीछे हो जाता है, ठीक है कल को ये कहीं शहर तब्दील कर लेता है, कैंपस तब्दील कर लेता है, ठीक है, या कुछ इसके साथ मिसहैप हो जाता है, तो बेटा सिर्फ उसके साथ मिसहैप हो गया या साथ हमें भी ले डूबा, गया हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे, ऐसे ही हुआ। इतना सारा माल इकट्ठा ले गया, दोस्त साथ जिगरी आया था, पैसे लेके दोबारा नजर ही नहीं आया, तो फिर बेटा हमारा वो कस्टमर गुड हो गया या बैड हो गया, बैड हो गया। तो वो जो डेटर था उसको हमने क्या नाम दे दिया, कौन सा डेटर, बैड डेटर, वेरी बैड, ठीक है वेरी बैड डेटर हो गया, बैड डेटर हो गया। तो बेटा अब आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी चैप्टर नंबर 6 में हम क्या चीजें पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 6 में देख रहे होंगे हमारे कुछ ऐसे दोस्त जो चीजें लेके आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसे मोहल्लेदार जो दुकान से चीजें लेके गायब हो जाते हैं, ऐसे डेटर्स जो पैसे वापस करने का नहीं सोचते, ठीक है कहते हैं भाई हम तो इसलिए नहीं पैसे वापस करें, चलो किसी बहाने तुम्हें कॉल तो करोगे, सलाम दुआ तो रहेगी भाई के साथ, तो बेटा इनको कहते हैं बैड डेट। ये अच्छे लोग नहीं है, चीजें लेके पैसे टाइम में वापस नहीं करते। हमारे बिजनेस में कैश के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि ना सिर्फ हमने पैसे इनसे लेने हैं, बेटा हो सकता है हमने सप्लायर को पैसे पे भी तो करने हैं ना, कस्टमर से पैसे लेने हैं और सप्लायर को पैसे पे करने हैं। ओके बेटा, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि बैड कौन से होते हैं। तो जितने आजकल के बच्चे चालाक, क्लेवर, मैच्योर है ना, मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये देखें बेटा, ये जो डाउटफुल डेट्स हैं, ये जो डाउटफुल डेट्स हैं ये कौन से हैं, ये बैड हो गए या हल्के हल्के जो है इनकी तरफ से सिग्नल आ रहे हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे। हैं जी हसन साहब, फहीम, ये जो डाउटफुल हैं ये वो हैं जो बैड हो चुके हैं या इनकी तरफ से भी सिग्नल आ रहे हैं कि शायद ये भी हमारी बात ना करें। हम इनको फोन करते हैं हेलो, तो ये हेलो करके कहते हैं आवाज नहीं आ रही, 50-50 सिग्नल नहीं आ रहे इनकी तरफ से। तो बेटा हम दोनों लोगों से मोहतात रहेंगे कि बैड कौन हो चुके हैं और डाउटफुल कौन हो चुके हैं। अच्छा बेटा, इनमें से हमारे प्रॉफिट को ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, हमारे प्रॉफिट को ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, जो बैड या डाउटफुल?
शाबाश, बैड का मतलब है नुकसान हो गया, ठीक है। डाउटफुल को जो है उसको हम थोड़े तड़ी शड़ी लगा के बंदे शंदे भेज के हैं 1 to 5 पे बैठ के वन बिलिंग करके दरवाजे शरवाजे टका के जरा थोड़ा सा दिखा के से भाई भाई पैसे हमारे टाइम से दे दो वरना जानते हैं तुम हमें। चलिए जी, अच्छा बेटा अगला चैप्टर है बेटा अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, ठीक है। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स में बेटा हम ये देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं खर्चे हो चुके लेकिन आपने अभी पे नहीं किए। अभी हमने एक एग्जांपल ली है, इसकी एक और एग्जांपल बताऊं आपको। इसकी एक और दो चीजें हैं, एक है अक्रूवल, एक है प्रीपेमेंट। एक है अक्रूवल और एक है प्रीपेमेंट। तो मैं ये साइड पे पहले लिख लेता हूं। एक तरफ मैंने लिख लिया बेटा अक्रूवल को, लीजिए जी ये बेटा अक्रूवल और एक है प्रीपेमेंट, ठीक है। बेटा बिजली का बिल आ गया और अभी तक हमने पे नहीं किया। बिजली का बिल आ गया और अभी तक हमने पे नहीं किया। क्या ये हमारा एसेट है या हमारी लायबिलिटी है? क्या ये हमारा एसेट है या हमारी लायबिलिटी है? वेरी गुड, वेरी गुड। लो जी, हम बिलों की क्यों बात करें, हम तो एक बड़ी अजीब सी जो है तरफ चले गए। हम एक आसान सी बात क्यों ना समझ लें, जल्दी समझ आ जाएगी। बेटा अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, ठीक है, और आपने भी पेमेंट नहीं की फी की, तो फिर बेटा वो क्या हो गया, आपका एसेट होगा, आपकी लायबिलिटी। शाबाश। तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि ऐसी लायबिलिटी जो अब ड्यू हो चुकी है और हमने अभी तक पे नहीं की, तो यूं समझ लें अभी तक सिर्फ अभी शुरू में ये समझ लें कि वो हमारे लिए अक्रूवल है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है? अक्रूवल है। ऐसा खर्चा जो हो चुका और हमने अभी पे नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारा अक्रूड होगा। तो मैं इसको एक शॉर्ट वर्ड में लिखता हूं, अनपेड एक्सपेंसेस। बेटा आपको ये वर्ड समझ आ जाएगा, इससे निशानी लगा लेंगे कि अनपेड एक्सपेंस अक्रूवल होती है, लायबिलिटी होती है। अनपेड एक्सपेंस, फीस आपने पे नहीं की, बिजली का बिल आपने पे नहीं किया, जो अभी तक आपने पे ना किया हो वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। ओके, अब कुछ लोग जो है वो जरा बड़े कह लें एफिशिएंट होते हैं, वो कहते हैं जनाब कब है सेक्शन, उनका जी फलां तारीख को क्लास स्टार्ट होनी है, उनका जी हमारी सीट अभी रिजर्व कर लें, ये लें, ये सारे पैसे आप पकड़ लें, ये एडवांस हमने आपको पेमेंट कर दी है। तो बेटा इनकी लायबिलिटी है या इनका एसेट है? पहले ही पैसे पे कर दिए। प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड। ओहो, प्रीपेड से तो एक और बात याद आ गई। आप सबके मोबाइल्स में दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि आप अपना बिल मंथ के एंड पे करें। तो बेटा जो मंथ के एंड पे बिल आता होगा वो प्रीपेड होगा या अक्रूवल होगी? मोबाइल का जिसको आप पोस्ट पेड कनेक्शन कहते हैं। शाबाश। जो पोस्ट पेड कनेक्शन होता है, गर्ल्स का आंसर जो है वो भी साथ साथ आ रहा है, बॉयज आपके साथ सही कंपटीशन चल रहा है उनका, फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह पता लगेगा, लेकिन यहाँ भी मुकाबला बराबर जा रहा है। बेटा वो जो पोस्ट पेड बिल आएगा मोबाइल का कनेक्शन, वो प्रीपेड होगा या अक्रूवल होगा? शाबाश, अक्रूवल होगा। और आम तौर पे वो जो आप अपना कार्ड जो है वो जो टॉप अप कर लेते हैं वो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो जो हम कार्ड जो है वो टॉप अप कर लेते हैं पहले ही। तो क्या किसी दोस्त से कहते हैं ना बेटा यार जरा 200 रुपया तो भेजिए मोबाइल के अंदर, मैं आपको जरा घर से पैसे आते हैं हॉस्टल में ना लड़के अक्सर कर रहे होते हैं, फिर मैं आपको जो है वो रिटर्न करता हूं, वो होता है बेटा प्रीपेड, ठीक है। वो जो मोबाइल में पहले बैलेंस पड़ा होता है वो प्रीपेड। एडवांस जो भी चीज है वो प्रीपेड। तो एडवांस एसेट हो गया, प्रीपेमेंट ये बेटा आपका एसेट हो गया, ठीक है, और ये अक्रूवल है, ये आपकी लायबिलिटी होगी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बेटा क्या चीज बेहतर है? किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बेहतर है? अक्रूवल होनी चाहिए, प्रीपेमेंट्स। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से स्ट्रॉन्ग लगेगी? क्या चीज ज्यादा हो? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सारे टाइप कर रहे हैं, एकदम आंसर आएंगे। वेरी गुड, प्रीपेमेंट। बस बेटा काफी, इतना, फिर हमने चैप्टर ही खत्म कर देना है। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में हम क्या पढ़ेंगे ये भी मेरे बच्चों आपको आइडिया हो गया, ऐसे ही है।
कि जब अक्रूवल कर रहे होंगे तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी और जो प्री पेमेंट होगी उसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी। ऐसे एक इधर आपस की बात है अपनी, हमें ज्यादा टेंशन किसकी होती है, अक्रूवल की ज्यादा टेंशन होगी या प्री पेमेंट की? देखते हैं कौन पहले बताता है। हमें टेंशन ज्यादा किसकी होगी, अक्रूवल की प्री पेमेंट की? अच्छा अब नाराज नहीं हो ना, जॉब कर रहा हूं, ये जिन्होंने तो लिखा है अक्रूवल, ये तो है बहुत जो है ना काशियस लोग, समझदार लोग, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल लोग, कि भाई हमें इसकी टेंशन है, हमें जिम्मेदारी अदा करनी है। और ये जो है ना प्री पेमेंट वाले, ये शरारती लोग हैं, ठीक है, ये शरारती लोग हैं और इन्हें पता कि हमने जो पेमेंट पे कर दी है हमें उसकी टेंशन है, जो पे करनी है उसकी टेंशन नहीं है, ये शरारती लोग हैं। अच्छा बेटा, जस्ट किडिंग, दोनों की हमें जो है बेसिकली टेंशन होती है कि जो हमने पैसे पे की कर दिए कहीं वो लेके ना भाग जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमने पैसे पे करने हैं वो भी हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम उसको टाइम पे करें। तो इसलिए आप दोनों लोग ठीक है, मैं जस्ट बाय वे ऑफ जोक मजाक में बात कर रहा था। एनीवेज जी, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर कहता है कि आपने इतना सारा पैसा कमा लिया और अब आपका गला छोटा पड़ गया और आपने जाके बैंक में पैसे मेंटेन करना शुरू कर दिए। तो बेटा हो सकता है इसलिए पैसे बैंक में ही पड़े हों और आप अपने पास कोई रिकॉर्ड ना रखें, या आप अपने पास भी रिकॉर्ड रखते हैं? बैंक ने तो रिकॉर्ड रखना ही रखना ना, जो बैंक स्टेटमेंट बनाता है। क्या आप अपने पास भी रिकॉर्ड रखेंगे कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, या बस बैंक में जमा करा के सिक्योरिटी गार्ड को चाय पिलाते रहेंगे? हम भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हम भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो क्या बेटा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड कभी कभार जो है वो एग्री ना करे? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यस और नो? यस, ठीक है, ये आपस में मैच ना करे। तो जब वो आपस में मैच ना करे तो फिर अकाउंटेंट तो हर चीज को मैच करता है, तो फिर वो देखेंगे कि जब वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे तो उन रिकॉर्ड को आपस में कैसे मेंटेन करना है। तो हम करेंगे हाउ टू रिकंसाइल बैंक, ठीक है। तो हाउ टू रिकंसाइल, गलती हो जाती है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग करते करते कहीं से आपको मैसेज आ गया, ठीक है, आपका सारा ध्यान वहां चला गया मैसेज की तरफ, ठीक है, भूल गया आप दुनिया को। तो फिर बेटा उस भूल में कुछ गलतियां कर गए, ठीक है। तो जब आप गलती करेंगे, इनकम को एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंस को इनकम लिख दिया, ठीक है, तो उससे बेटा आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक आएगी, गलत आएगी? इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक आएगी, गलत आएगी? तो फिर ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आके जब चेक करेगा, तो जब वो चेक करेगा तो वो उसको कहेगा कि भाई ये गलती ठीक करें। या जब आप अपना काम करके अपने सीनियर को चेक करवाएंगे तो वो सीनियर जो है वो उसको ठीक करेगा। तो हम देखेंगे अगर एरर हो जाएं तो उनको कैसे ठीक करना है, ये जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर करेक्शन ऑफ एरर्स में। इसका मतलब है ये कोई नया चैप्टर नहीं है, कि बल्कि जो हमने रिकॉर्ड की गई चीज है उसमें अगर कोई गलती आ जाए तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, ये जाके हम पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स में। उसके बाद बेटा, क्या कारोबार बातों से चलता है या उसके लिए आपको लैंड, बिल्डिंग, असासे चाहिए? कारोबार चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको लैंड, बिल्डिंग, असासे चाहिए, बोथ, सब कुछ चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए, कैश भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए अच्छी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो कारोबार में जो आपके असासे होंगे, ठीक है, कारोबार में बेटा जो आपके असासे होंगे, लाइक बिल्डिंग है, ठीक है, लाइक व्हीकल्स हैं, ठीक है, लाइक फर्नीचर वगैरह है, फर्नीचर है, ठीक है बेटा, कंप्यूटर्स वगैरह हैं। ये बेटा ये सारे किस चीज की एग्जाम्पल है? ये सब आपके क्या है? एसेट्स हैं। नॉर्मली बेटा आप इनको बिजनेस में सेल करते हैं या आप इनको बिजनेस में यूज करते हैं? नॉर्मली अगर आपका कारोबार इन चीजों का नहीं है, शाबाश, आप इनको बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, इनको बिजनेस में यूज करते हैं। अच्छा बेटा, जब इनको आप यूज करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यूज होने की वजह से इनकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है?
जब हम इनको यूज करते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, इनकी वैल्यू रिड्यूस होती है। तो बेटा टेक्निकली अकाउंटिंग में कहते हैं कि जब इनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो हम कहते हैं ये एसेट डेप्रिशिएट हो गए। ठीक है, ये एसेट क्या हो गए, डेप्रिशिएट हो गए, एसेट डेप्रिशिएट हो गए। ये बात समझ आ गई बेटा? तो बेटा ये डेप्रिसिएशन आपका इनकम है या आपका एक्सपेंस है, फायदा है या नुकसान है, इनकम है या एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन? वेरी गुड वेरी गुड। तो अकाउंटिंग हमें बताएगी सारी चीजें कि ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, चलिए ओके। तो अब बेटा समझ आ गया चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ेंगे कि जो हम एसेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनको कैसे बाय करना है, उनको कैसे रखना है और उनकी वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अच्छा बेटा एक छोटी सी बात रह गई यहाँ पे, एक हमारे पास और मजे का एसेट है जिसको हम प्यार से लैंड कहते हैं। ठीक है, लैंड। तो क्या बेटा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी या इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? काम की बात, सारे एसेट डेप्रिशिएट नहीं होते बल्कि कुछ एसेट एप्रिशिएट भी होते हैं। ठीक है, एसेट बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल हम पढ़ेंगे बेटा जाके। बिल्डिंग है उसमें ऑफिस बना लिया, प्लांट है उससे प्रोडक्शन की, व्हीकल है वो चीजों को आने जाने के लिए, फर्नीचर है वहां पे स्टाफ बैठ रहा है। ठीक है जी हसीब, बात समझ आ गई आपको? अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने हसीब आपको दे दिया कि एसेट कैसे यूज होते हैं बिजनेस में। कि बिल्डिंग है वहां पे हमने ऑफिस बनाया, प्लांट लगाया, प्लांट से हमने चीजें बनाई, व्हीकल पे हमने वो परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए यूज किया, और कंप्यूटर को अपने बुक कीपिंग के लिए यूज किया, फर्नीचर पे हमारा स्टाफ बैठा था। ठीक है हसीब, बात क्लियर हो गया बेटा? कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? क्लियर है बात आपको? हसीब कंफर्म कीजिएगा बेटा। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। ठीक है, देन बेटा हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 11 है और उसका नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की चीज बेटा। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब कई लोग दुकान पे आते हैं कहते हैं जनाब वो जरा इसका क्या कहते हैं डेटोल की जो है पैक तो दे दें, तो वो कहते हैं यार वो डिटोल नहीं है, स्टॉक कम हुआ है। ऐसी ऐसी आती है ना आवाज आपके कानों में जब कुछ चीज शॉर्ट हो गई है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक कम हुआ पड़ा है। ठीक है, या कहते हैं फलां फैक्ट्री में के गोदाम में आग लगी और उसका सारा स्टॉक, उसकी सारी इन्वेंट्री जो है वो जल गई, इन्वेंट्री उनकी जल गई। ये वर्ड्स आपने सुने स्टॉक कम हुआ पड़ा जी, स्टॉक आज जी नया स्टॉक आएगा तो फिर हम आपको जो है वो चीजें दे देंगे। ओके बेटा, बेटा कारोबार में जो चीजें हमने सेल करनी होती हैं जब तक वो सेल नहीं होती हम उन्हें क्या कहते हैं, अनसोल्ड। तो अनसोल्ड आइटम्स जो हैं, बाकी डिटेल्स हम इसे बाद में पढ़ेंगे, ये जो अनसोल्ड आइटम्स फॉर सेल हैं इसे बेटा हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है, तो बुक की जो है बुक शॉप जो है उसमें बेटा जितनी भी स्टेशनरी पड़ी है बुक शॉप के ऊपर बेटा जितने भी कह लें कि वो रजिस्टर वगैरह बॉल पेन वगैरह मैं कह सकता हूँ ये उसकी इन्वेंट्री है क्योंकि अभी तक वो सेल नहीं हुई। कपड़े वाली दुकान पे चले जाएं बेटा तो जितने भी कपड़े जो क्लॉथ के जो है वहां पे चीजें पड़ी हैं सारी डिफरेंट वैरायटीज पड़ी हैं, शालें, ठीक है, लहंगे, ड्रेसेस, शर्ट्स, पैंट, ट्राउजर, वो सारा जो भी तक बिका बेटा वो सारा उसका क्या है, स्टॉक। ठीक है, चलिए तो इसकी अकाउंटिंग बेटा हमने कैसे करनी है। इन्वेंट्री जो है जब आएगी हमसे तो क्या रिकॉर्ड करना है, जब हमारे पास इन्वेंट्री जाएगी तो हमें क्या रिकॉर्डिंग करनी है। और ये भी तो हो सकता है ना बेटा कोई बड़ी बड़ी इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, ठीक है, कोई जो है वो शरारती जो है डॉन भी होते हैं, जाते जाते जो है वो एम्प्लॉइज जेब में कोई चीज डाल जाते हैं,
कोई रॉबरी हो जाती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई, तो इसकी हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे किस चैप्टर के अंदर, इन्वेंट्री के चैप्टर में। और ये सारी जो हमने मेहनत की है, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, फाइनेंशियल क्या नाम है उसका, अक्रूवल पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करनी है, बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, एरर्स कैसे ठीक करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फिक्स एसेट जो है एसेट अपने पास कैसे रखने हैं। तो बेटा जब सब चीजें खत्म हो जाएंगी, सब चीजें हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो फिर साल के एंड पे ऑनर क्या कहेगा मेरे लिए क्या बनाए, शाबाश, सब एकदम बोले ताकि मुझे आइडिया आ जाए हमने आज क्या पढ़ा, किसके लिए सब कुछ मेहनत कर रहे हैं कि साल के एंड पे हमने क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि पूरे साल में हमने जो मेहनत की, जो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज, एक्रूवल, प्रीपेमेंट्स जो हमने की हैं, उनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, उनको रिपोर्ट करना है, और उनको रिपोर्ट जिन डॉक्यूमेंट्स में करते हैं उनका टेक्निकल नेम इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बेटा अगर आपका कारोबार सिर्फ सोल ट्रेडर्स का है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है आपने, और अगर आपका कारोबार एक से ज्यादा हो तो हमने इसका नाम क्या रखा था, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, तो आप में से कई लोग गैस कर चुके होंगे कि जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने आती हैं तो उसको पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आ जाती हैं। फर्क क्या है कि चैप्टर नंबर 12 में सब कुछ प्रॉफिट लॉस एक बंदे का था, और बेटा स्मार्ट वर्क क्या है कि यहाँ वही प्रॉफिट लॉस एक बंदे का होगा या वो डिफरेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वही प्रॉफिट गर्ल्स डिफरेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा।